हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। अभी तक हमने चैप्टर 2 के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर 2 था हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अब हम चैप्टर 3 पर आ गए हैं। तो चैप्टर 3 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी भेज दी है, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पहले खुद से इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, सॉल्व कर लेना, और जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने वो आप यहाँ पर वीडियो में देख लेना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की थ्योरी कोर्स में मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर खत्म कर दिया है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को मैं अलग अलग मेथड से भी सॉल्व करूंगा ताकि उन मेथड्स की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो वो स्पेसिफिक मेथड अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन के साथ में ऊपर कार्ड पे दे दूंगा उसकी लिंक, तो वहां से आप वो मेथड भी देख सकते हो। तो चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स एंटायर स्पैन, स्लोप इज मैक्सिमम एट। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है। इस बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है इस तरह से, तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप हो जाएगा कुछ ऐसा, लाइक दिस। और आप आराम से देख के कह सकते हो कि इसका जो मैक्सिमम स्लोप होगा वो एंड पर होगा, यहाँ पर ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होगा इन दोनों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सपोर्टेड एंड्स। करेक्ट आंसर विल बी डी, सपोर्टेड एंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2, द स्लोप एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू मोमेंट एम एट द फ्री एंड इज गिवन बाय। तो यहाँ पर हमें कैंटिलीवर बीम गिवन है जिसकी लेंथ एल है। इस बीम के एंड पर एक मोमेंट एक्ट कर रहा है, मोमेंट एम, फ्री एंड पर, और इसकी वजह से स्लोप एट फ्री एंड कैलकुलेट करना है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर थीटा हो जाएगा एम एल अपॉन ई आई। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम मोमेंट एरिया मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। मोमेंट एरिया मेथड अगर आपको पढ़ना है तो कार्ड दिया हुआ है, कार्ड पे आप क्लिक करके आप मोमेंट एरिया मेथड वाले वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो मोमेंट एरिया मेथड में सबसे पहले तो हमें इसका एम अपॉन ई आई डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द स्पैन। जितना बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा, तो थ्रू आउट द स्पैन कांस्टेंट हो जाएगा ये बेंडिंग मोमेंट, और इस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एम के बराबर ही आ जाएगी। और क्योंकि ये इस बीम को सैगिंग कर रहा है तो यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसा। ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव वैल्यू के साथ, और इस बीम का ई आई कॉन्स्टेंट है तो इसकी वजह से इसका एम अपॉन ई आई डायग्राम भी यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एम अपॉन ई आई डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया एम अपॉन ई आई डायग्राम। अब आपको स्लोप एट फ्री एंड चाहिए, तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो मोमेंट एरिया मेथड की फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से अगर देखा जाए तो थीटा बी माइनस थीटा ए हो जाएगा इसके एरिया के बराबर, ये पूरा एरिया। तो ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा इसकी लेंथ और हाइट हो जाएगी एम अपॉन ई आई, और एम अपॉन ई आई हो जाएगी माइनस साइन के साथ। थीटा ए आप यहाँ पर देख के कह सकते हो कि ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर थीटा ए 0 हो जाएगा, तो थीटा बी हमें डायरेक्टली मिल जाएगा माइनस एम एल अपॉन ई आई। और थीटा की सेम वैल्यू हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी पता थी। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि ये जो पॉइंट बी है इसका रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज रोटेशन इज नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज टू इक्वल अनलाइक कपल्स एम at two ends. If the flexural rigidity EI is equal to constant, then the central deflection of the beam is given by। तो हमारे पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसकी लेंथ L है और इसके दोनों एंड्स पर मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं m और m। अनलाइक मोमेंट्स का मतलब ये है कि इन दोनों का डायरेक्शन उल्टी है, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो दीज आर अनलाइक मोमेंट्स। इस बीम के लिए EI कांस्टेंट दे दिया है, लेंथ L दे दिया है, सेंट्रल डिफ्लेक्शन पूछा है, तो इस बीम का डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, और मिड पॉइंट पर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी एम एल स्क्वायर अपॉन 8 EI। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। अब एक काम करते हैं, प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को हम कॉन्जुगेट बीम मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस बीम का एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाते हैं। एम अपॉन ई आई डायग्राम रेक्टेंगुलर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा एम अपॉन ई आई, और ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर भी वैल्यू एम अपॉन ई आई हो जाएगा, यहाँ पर भी वैल्यू एम अपॉन ई आई हो जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट द बीम अगर आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करोगे पूरे में बेंडिंग मोमेंट एम ही आएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास एम अपॉन ई आई डायग्राम। अब इस बीम की कॉन्जुगेट बीम बनाते हैं। तो आपको पता है कि अगर गिवन रियल बीम सिंपली सपोर्टेड है तो इसकी कॉन्जुगेट बीम भी सिंपली सपोर्टेड ही बनेगी, और इस कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग डायग्राम हो जाएगा एम अपॉन ई आई डायग्राम ऑफ रियल बीम। तो रियल बीम का जो एम अपॉन ई आई डायग्राम था वही बना देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यूडीएल, पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट करेगा। अब ये बताओ ये जो लोडिंग आएगी इसके ऊपर, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में? तो ये होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एम अपॉन ई आई डायग्राम इज पॉजिटिव। अगर एम अपॉन ई आई डायग्राम पॉजिटिव
नेगेटिव होता है तो ये लोडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होती है और इसकी थ्रू आउट वैल्यू हो जाएगी m अपॉन ई आई। अब इसकी वजह से अगर आप सपोर्ट रिएक्शंस देखोगे तो सपोर्ट रिएक्शंस दोनों डाउनवर्ड आ जाएंगे और दोनों सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू आ जाएगी ml अपॉन 2ei। अब रियल बीम में जो डिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पर डेल्टा ऑफ रियल बीम विल बी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट दिस लोकेशन। जिस लोकेशन पर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए ना रियल बीम में, उसी लोकेशन पर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है m ऑफ कॉन्जुगेट बीम। सो डेल्टा ऑफ रियल बीम विल बी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ कॉन्जुगेट बीम, और ये जो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा ये इन दो चीजों की वजह से आ रहा है, एक तो इस सपोर्ट रिएक्शन की वजह से और दूसरा इतनी यूडीएल की वजह से। अगर हमने यहाँ से डिस्टेंस x लिया है ना, x की वैल्यू तो हो जाएगी l/2 क्योंकि हम मिड पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इस सपोर्ट रिएक्शन की वजह से कितना हो जाएगा -ml/2ei इनटू ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये l/2 हो जाएगा, l/2 प्लस यूडीएल की वजह से आएगा पॉजिटिव क्योंकि ये सैगिंग कर रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो इस तरह से ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा ना। इसकी वजह से सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, ये टोटल लोड की वैल्यू कितनी है m अपॉन ई आई इंटू l/2। ये तो हो गई टोटल लोड की वैल्यू और फिर यहाँ से इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस हो जाएगा l/4। तो सेंट्रोइड का डिस्टेंस हो गया l/4, ये आ जाएगा -ml² अपॉन 4ei प्लस ml² अपॉन 8ei। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा -ml² अपॉन 8ei। ना यहाँ पर माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन है, इसके लिए साइन नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है ml² अपॉन 8ei। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4, इफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L कैरीज अ पॉइंट लोड W एट द मिड स्पैन। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके मिड स्पैन पर पॉइंट लोड W एक्ट कर रहा है, देन डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन अंडर द लोड विल बी। तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से हमें पता है यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL³ अपॉन 48ei। नाउ इस क्वेश्चन को चाहो तो आप डबल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कॉन्जुगेट बीम मेथड से सॉल्व कर सकते हो, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स हैं, किसी से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप प्रैक्टिस के लिए, जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं खुद से, वो सारे के सारे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इट इज वेरी इजी और सब लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5, अदर पैरामीटर्स बीइंग अनचेंज्ड इफ द स्पैन ऑफ अ कैंटिलीवर कैरिंग एंड पॉइंट लोड इज डबल्ड। तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, उसका अगर स्पैन हम 2 टाइम्स कर दें तो मैक्सिमम स्लोप कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कैंटिलीवर बीम बनाते हैं, इसके ऊपर एंड पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है P, इसकी वजह से जो मैक्सिमम स्लोप आता है, मैक्सिमम स्लोप आता है एंड पर, तो एंड पर जो स्लोप आएगा थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी PL² अपॉन 2ei। अब यहाँ पर आप देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका स्पैन डबल कर दिया गया, स्पैन मतलब लेंथ डबल कर दी गई, बाकी सारी चीजें तो सेम है, सिर्फ लेंथ डबल कर दी। तो स्लोप डिपेंड कर रहा है L² पर, अगर आपने लेंथ को डबल कर दिया तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा डैश, नया जो थीटा आ जाएगा वो 4L² आ जाएगा, यानी थीटा विल इंक्रीज बाय 4 टाइम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L EI बीइंग कांस्टेंट थ्रू आउट द सेक्शन। तो EI हम देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस में कांस्टेंट ही दिया हुआ है, और जहां पर EI कांस्टेंट नहीं दिया हुआ वहां पर EI हम कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा। तो EI कांस्टेंट है। ये कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू कपल मोमेंट एट द फ्री एंड। तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम के एंड पे कपल मोमेंट M एक्ट कर रहा है। स्लोप और डिफ्लेक्शन एट द एंड कितना होगा। तो स्लोप तो हम पीछे एक क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, स्लोप आया था हमारा ml अपॉन EI। अच्छा, स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा जाए तो डिफ्लेक्शन आता है इसका ml² अपॉन 2ei। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर देता हूँ मोमेंट एरिया मेथड से। तो मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें m अपॉन EI डायग्राम बनाना होगा। तो m अपॉन EI डायग्राम, इसका रेक्टेंगल आएगा, इसका साइन हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, वैल्यू हो जाएगी m अपॉन EI डायग्राम की हर जगह पर m अपॉन EI कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ये पॉइंट मान लेते हैं A है, ये एंड पॉइंट मान लेते हैं B है। तो अगर हमें डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट B चाहिए तो डेल्टा B कैसे आता है, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा A प्लस थीटा A इंटू AB प्लस डेल्टा B बाय A। जिन लोगों ने ये मेथड नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं कार्ड पे लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख लेना। चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेल्टा A कितना हो जाएगा, क्योंकि A पॉइंट हमने फिक्स सपोर्ट पर ले रखा है इसीलिए डेल्टा A तो 0 हो जाएगा, डेल्टा A इज 0। और यहाँ पर जो थीटा A होगा वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर स्लोप भी 0 होगा। तो यानी कि हमारे पास डेल्टा B जो बचेगा
दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा बी बाय ए। और थ्योरम 2 के हिसाब से डेल्टा बी बाय ए क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम इनटू एक्स बार। और ये एक्स बार भी उस पॉइंट से मेजर करना है जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक्स बार सिंपली ये रेक्टेंगुलर एरिया का सेंट्रॉइड हो जाएगा और ये L/2 डिस्टेंस पर होगा। नाउ एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा माइनस एम एल अपॉन ई आई, ये टोटल एरिया हो गया। और इसका जो सेंट्रॉइड होगा एक्स बार, दिस इज L/2, ये हो जाएगा माइनस एम एल स्क्वायर अपॉन 2EI। तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद किया था वही मोमेंट एरिया मेथड से भी आ गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एम एल अपॉन ई आई हो जाएगा स्लोप और एम एल स्क्वायर अपॉन 2EI हो जाएगा डिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7, द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम शोन इन द फिगर रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम गिवन है, कैंटिलीवर बीम के एंड पर पॉइंट लोड पी एक्ट कर रहा है और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है फ्री एंड पर। तो कितना स्लोप आएगा ये थीटा और कितना डिफ्लेक्शन आएगा ये दोनों चीजें बतानी है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से स्लोप आ जाएगा PL² अपॉन 2EI और डिफ्लेक्शन आ जाएगा PL³ अपॉन 3EI। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने लगभग हर मेथड से सॉल्व करा रखा है आपको थ्योरेटिकल क्लासेस में, तो अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम आंसर लिख लेते हैं। पर आपको खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए वरना एग्जाम में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन 8, द रेशियो थीटा ए एंड थीटा बी फॉर द बीम शोन विल बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है। सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर थ्रू आउट यूडीएल एक्ट कर रहा है और इसके ऊपर जो लोडिंग है वो सिमेट्रिकल है, बीम की सपोर्ट कंडीशंस भी सिमेट्रिकल है, तो हर लिहाज से ये बीम सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर जो थीटा ए आएगा, ए पॉइंट पर जो स्लोप आएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी थीटा बी की, बस सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग है लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है। तो थीटा ए और थीटा बी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 1:1। करेक्ट आंसर विल बी सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ फिक्स्ड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड W इज गिवन एज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं गिवन, कैंटिलीवर बीम नहीं गिवन, यहाँ पर गिवन है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर सेंट्रल पॉइंट लोड W हो तो ये हो जाता है डेल्टा फिक्स्ड बीम इज इक्वल टू सिंपली सपोर्टेड बीम का 1/4 हो जाता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमने देखा था WL³ अपॉन 48EI होता है, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब हो जाएगा ये WL³ अपॉन 192EI। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 पे, कैंटिलीवर बीम AC ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द पोर्शन AB ऑफ लेंथ L एज शोन। तो देखो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है, ये पूरी की पूरी यहाँ तक AC, दिस इज द कंप्लीट बीम, लेकिन इसके ऊपर UDL एक्ट कर रहा है सिर्फ A से B तक, सिर्फ इतने पोर्शन में UDL एक्ट कर रहा है और जितने पोर्शन में UDL एक्ट कर रहा है उसकी लेंथ गिवन है स्मॉल l, और जितना बाकी का पोर्शन है रिमेनिंग पोर्शन, दिस इज L/4। तो L/4 पार्ट में कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा। तो जिन भी बच्चों ने क्लासेस थ्योरेटिकल क्लासेस अटेंड कर रखी हैं वो आराम से बता सकते हैं कि बेंडिंग सिर्फ इतने पार्ट में हो रही है, ठीक है, ये वाले पार्ट में बेंडिंग नहीं होगी, ये वाला पोर्शन एकदम स्ट्रेट रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीम है, तो ये यहाँ से मैं फिक्स कर देता हूँ, ये हो जाएगी कैंटिलीवर बीम। तो जितने हिस्से में बस लोड एक्ट कर रहा है ना, उतने हिस्से में ही बस बेंडिंग होगी। तो बेंडिंग बस इतने इतने पार्ट में होगी। जिस पार्ट में लोड नहीं है वो वाला पार्ट स्ट्रेट रहेगा, चाहे हम कैसे भी कर दें, पहले भी स्ट्रेट था और बाद में भी स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो B से C तक इट विल रिमेन स्ट्रेट। अच्छा, अगर B से C तक स्ट्रेट रहेगा तो जितना स्लोप पॉइंट B पर आ चुका है उतना ही स्लोप पॉइंट C पर रहेगा। जैसे मान लो ये हमारी कैंटिलीवर बीम थी, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था C। अगर इसका हम डिफ्लेक्टेड शेप बनाएं तो बेंडिंग सिर्फ A से B तक रहेगी और B से C वाला पार्ट स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्ट्रेट था, इधर भी ये स्ट्रेट रहेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट तक बेंडिंग हुई है और ये वाला पॉइंट एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो जितना स्लोप यहाँ पर आ गया था थीटा B, सेम स्लोप यहाँ पर रहेगा थीटा C। तो थीटा B और थीटा C सेम रहेगा। तो स्लोप एट फ्री एंड C पूछा है, इसके लिए हम स्लोप एट पॉइंट बी कैलकुलेट कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर तो कोई लोडिंग है ही नहीं, तो इतनी पार्ट बीम का हटा दें जब लोडिंग ही नहीं है और सिर्फ इस बीम को इतना इतना कंसीडर करें। तो सिर्फ इतना कंसीडर करेंगे तो ये हमारी बीम कुछ ऐसी दिखाई देने लग जाएगी। ये हो गई हमारी कैंटिलीवर बीम AB और ये वाली लेंथ हो गई है L, स्मॉल l से गिवन है क्वेश्चन में,
तो ये लेंथ स्मॉल एल, और इसके लिए पॉइंट बी पर जो थीटा बी आएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये है WL³/6 EI। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WL³/6 EI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 11। अ बीम सिंपली सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स ऑफ लेंथ L carries two equal unlike couples M at the two ends. The flexural rigidity is constant, then central deflection of beam is given by। तो ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों एंड्स पर अनलाइक मोमेंट एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर M और यहाँ पर M। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन होगा, मिड पॉइंट पर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, ये वाले डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू वैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट से तो हमें ऑलरेडी पता है, ML²/8EI है, तो करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा। अब जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो एक बार मैं इसको ना डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी सॉल्व करके बता देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करें तो लेट अस से कि मैं x डिस्टेंस यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी वो लेट अस से mx है। डबल इंटीग्रेशन मेथड में EI d² y/dx² इज इक्वल टू mx। इस बेसिक इक्वेशन को हमें दो बार इंटीग्रेट करना होता है तो हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, और अगर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें स्लोप मिल जाता है। तो mx x डिस्टेंस पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो m के बराबर, ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ पर इस केस में दोनों सपोर्ट रिएक्शन जीरो हो जाएंगे, सो बोथ द सपोर्ट रिएक्शंस विल बी जीरो एंड mx विल बी इक्वल टू m। तो थ्रू आउट द बीम कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट m एक्ट कर रहा होगा। अब इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा EI dy/dx इज इक्वल टू mx प्लस c1। ये आ गई हमारे पास स्लोप इक्वेशन। इसको दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं, EI y इज इक्वल टू mx²/2 प्लस c1x प्लस c2। दिस इज डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अगर ये वाली बाउंड्री पर देखा जाए तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पर डिफ्लेक्शन भी 0 है। तो अगर x इक्वल टू 0 रखा जाए और y इक्वल टू 0 रखा जाए इस बाउंड्री कंडीशन पे, तो हमें c2 की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो c2 तो सीधे सीधे देखने से ही पता चल गया, ये वाली बाउंड्री कंडीशन रख के 0 आ गया। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन रखते हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हमें पता है x इक्वल टू L है और y इज इक्वल टू 0 है। तो ये वाली बाउंड्री कंडीशन अगर रखें तो हमारे पास आ जाएगा EI इंटू 0, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू L रखनी है, तो ML²/2 प्लस C1L। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि C1 इज इक्वल टू -ML/2। तो C1 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है -ML/2। यानी फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन इन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस को पता करने के बाद हमारे पास आ गई है mx²/2 माइनस ML/2x। सो दिस इज फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब हमें पता करना है डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट। यहाँ पर मिड पॉइंट पर x की वैल्यू हो जाएगी L/2, सो x इक्वल टू L/2 रख देते हैं, फिर देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा EI इंटू y इज इक्वल टू, यहाँ पर L/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा ML/2² डिवाइडेड बाई 2 माइनस ML/2, और x की जगह इस जगह पर भी L/2 रख देंगे तो ये आ जाएगा ML²/8 माइनस ML²/4। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ML²/8। EI को यहाँ पर नीचे पहुंचा देंगे तो माइनस ML²/8 EI हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ये हो गया, और माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि ये डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आई होप डबल इंटीग्रेशन मेथड इज ऑल्सो क्लियर, और यही मैकॉलेज मेथड भी है। मैकॉलेज मेथड एंड डबल इंटीग्रेशन मेथड आर सेम, बस अंतर दोनों में ये है कि मैकॉलेज मेथड हम डिसकंटिन्यूअस लोडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। इफ मैक्सिमम स्लोप ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L विद मिड पॉइंट लोड इज 1 डिग्री। तो ये क्या दिया है, 1 डिग्री स्लोप दिया हुआ है, मैक्सिमम स्लोप। तो हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर मिड पॉइंट पर लोड लग रहा है, यानी कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। मान लो ये लोड P है, और इसकी वजह से जो मैक्सिमम स्लोप आता है, मैक्सिमम स्लोप आ रहा है 1 डिग्री। बताओ मैक्सिमम स्लोप कहाँ पर आएगा, मैक्सिमम स्लोप एंड्स पर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक तो मैक्सिमम स्लोप थीटा ए, और एक मैक्सिमम स्लोप यहाँ पर हो जाएगा थीटा बी, कोई सा भी मान लो, थीटा ए थीटा बी। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर मिड पॉइंट पर होगा, डेल्टा मैक्स। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, तो मैक्सिमम स्लोप थीटा इस केस के लिए हो जाता है PL²/16 EI। यहाँ पर बस मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है, तो मैक्सिमम स्लोप तो हो जाएगा PL²/16 EI, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा PL³/48 EI। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू तो दी हुई है, और इससे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा डेल्टा बाय थीटा इज इक्वल टू, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी,
यहाँ पर बचेगा L/3। सो डेल्टा बाई थीटा आ गया L/3। थीटा की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा मिल जाएगा L/3 इंटू थीटा। तो ये हो जाएगा L/3 इंटू थीटा इज गिवन एज 1 डिग्री। ये जो थीटा आता है यहाँ से कैलकुलेट करके ये रेडियंस में आता है, तो इस डिग्री को हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पाई बाय 180 डिग्री, डिग्री डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा पाई एल बाय 540। तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा हमारे पास पाई एल बाय 540। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो अच्छा क्वेश्चन था। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू गिवन थी, थीटा का फॉर्मूला रख दिया। डेल्टा की वैल्यू पूछी थी, डेल्टा का फॉर्मूला रख दिया। थीटा और डेल्टा को आपस में रिलेट किया, जो जो चीजें गिवन थी वो रख दी, और उससे डेल्टा का रिलेशनशिप आ गया। बहुत ही सिंपल है। जो जो गिवन है उनको पहले लिख लो, जो पूछा गया है उसको गिवन से रिलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन 13, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन ऑफ बीम ए बी बाय यूनिट लोड मेथड। देखो यूनिट लोड मेथड तो हमने पढ़ा नहीं है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी यूनिट लोड मेथड नहीं पढ़ते। तो जिन भी बच्चों ने यूनिट लोड मेथड नहीं पढ़ा होगा, या हो सकता है स्ट्रक्चर एनालिसिस छोड़ के गए हो, यूनिट लोड मेथड हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ते हैं, तो वो बच्चे हो सकता है छोड़ के आ जाएं इस क्वेश्चन को। लेकिन जो समझदार बच्चे हैं उनको पता है कि कोई सा भी मेथड यूज करो आंसर तो सेम आएगा, फर्क थोड़ी पड़ता है आंसर पे। तो मिड स्पैन पर जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा मैक्स, ये वही आ जाएगा 5WL⁴ अपॉन 384 EI, जो कि किसी भी आंसर में गिवन नहीं है। देखो कंफ्यूज करने के लिए और ज्यादा ये वाला ऑप्शन ही नहीं रखा, नन ऑफ दी अबव टिक करना पड़ेगा और डर लगेगा। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, भरोसा है खुद पे, तो करो बेधड़क। सो करेक्ट आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 14, अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ऑफ इंटेंसिटी W एट लेफ्ट एंड ए। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एक्ट कर रहा है, लेफ्ट एंड ए पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, एंड दिस इंटेंसिटी रिड्यूसेस टू 0 एट एंड बी। तो इस तरह से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड गिवन है, दिस एंड इज ए, दिस एंड इज बी। स्लोप एट एंड बी पूछा है। यहाँ पर जो थीटा बी हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 7WL³ अपॉन 360 EI, और यहाँ पर जो थीटा ए हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी WL³ अपॉन 45 EI। नाउ ये वाला क्वेश्चन आप चाहो तो डबल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, डबल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ कैंटिलीवर बीम PQ ऑफ लेंथ L मीटर एंड क्रॉस सेक्शन B इंटू D mm² इज सब्जेक्टेड टू UDL ऑफ W kN/m थ्रू आउट द स्पैन। काफी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो कैंटिलीवर बीम दी हुई है PQ, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, इसकी लेंथ है L मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है B क्रॉस D, तो विड्थ हो गई B और डेप्थ हो गई D क्रॉस सेक्शन की। इट इज सब्जेक्टेड टू UDL ऑफ W kN/m थ्रू आउट द स्पैन। तो थ्रू आउट द स्पैन ये UDL एक्ट कर रहा है। दूसरी कैंटिलीवर एक और है RS, सेम मटेरियल की बनी है, इसकी लेंथ 2L है, ये है R, ये है S, इसकी लेंथ हो गई 2L, क्रॉस सेक्शन है 2B/2D, यानी विड्थ भी डबल है पहले से और डेप्थ भी डबल है पहले से। इस तरह से ये हो जाएगा 2B और 2D इज सब्जेक्टेड टू सेम अमाउंट ऑफ UDL थ्रू आउट द स्पैन, यानी UDL लोड उतना ही लगा दिया। अब पूछा क्या है देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ बीम PQ टू दैट ऑफ बीम RS। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम PQ का डिफ्लेक्शन, अच्छा डिफ्लेक्शन में चेंज किस वजह से होता है देखते हैं। तो डिफ्लेक्शन ऑफ एंड PQ क्या हो जाएगा, जो लोड है W एक्ट कर रहा है, सो WL⁴ अपॉन 8EI। W दोनों बीम का सेम है, L दोनों बीम्स की अलग अलग है, E सेम है, मटेरियल सेम दिया हुआ है, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल दिया हुआ है, मतलब कि E इज सेम। I चेंज है क्या, हाँ बिल्कुल I चेंज है, तो इसका IPQ लिख देते हैं, IPQ। ठीक है, तो I जो हो जाएगा IPQ, ये हो जाएगा BD³/12। डेल्टा PQ तो लिख लिया हमने, ये रहा हमारे पास डेल्टा PQ। अब डेल्टा RS भी लिख लेते हैं, RS बीम का, ये हो जाएगा W सेम है क्योंकि यहाँ पर भी W है, यहाँ पर भी W है। लेंथ की जगह हम लिखेंगे 2L² डिवाइडेड बाय 8E। देखो E तो सेम है ना। I की जगह RS चेंज हो जाएगा, RS कितना हो जाएगा, RS यहाँ लिख देते हैं, RS ये हो जाएगा 2B इंटू 2D क्यूब
बाय 12, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 बाहर आ गया, BD³/12। ठीक है, IRS इतना आ गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 इंटू IPQ। ये वाला जो था ये IPQ के बराबर था, BD³/12 है ना। सो 2 टू दी पावर 4 इंटू IPQ हो जाएगा। तो IRS यहाँ से यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा देखो ऊपर क्या है, ऊपर 2 टू दी पावर 4 है ही, 2 टू दी पावर 4 WL⁴ अपॉन 8E इंटू 2 टू दी पावर 4 इंटू IPQ। अब ये ऊपर वाला 2 टू दी पावर 4 और नीचे वाला 2 टू दी पावर 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा WL⁴ अपॉन 8E/IPQ। अब आप देखो जरा, डेल्टा PQ और डेल्टा RS दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए, कोई अंतर नहीं बचा दोनों में, यानी कि इन दोनों का जो डिफ्लेक्शन का रेशियो होगा वो 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 16, अ कैंटिलीवर AB इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड। तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, इसके फ्री एंड पर एक कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, मान लिया P, नहीं W के टर्म्स में आंसर दिया है तो W लिखेंगे W। द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड आर। तो फ्री एंड पर स्लोप दिया हुआ है WL²/2EI, यही तो होता है, और डिफ्लेक्शन दिया है WL³/3I, ये भी यही होता है, ये तो पहले से ही पता है। चलो ठीक है, इन्होंने दे भी दिया ना। आगे देखते हैं, इफ द सेम लोड इज अप्लाइड एट मिड स्पैन पॉइंट द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड विल बी। तो अब इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा कि हमने ये लोड एंड से हटा के इस लोड को हमने बीच में शिफ्ट कर दिया मिड पॉइंट पर। अब बताओ क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन पूछा है। फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा इस केस में। तो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो डिफ्लेक्टेड कर्व बनाते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग होगी बीम की बेंडिंग इतने पार्ट में नहीं होने वाली, क्योंकि इतने पार्ट में कोई बेंडिंग मोमेंट ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर सेक्शन लो, यहाँ से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करो, 0 आएगा, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0, तो इतने हिस्से में पूरी की पूरी बीम में कोई बेंडिंग मोमेंट ही नहीं है। जब बेंडिंग मोमेंट नहीं है, लोड नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसकी पार्ट की बेंडिंग तो होनी नहीं है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट रहेगा। तो इसका जो डिफ्लेक्टेड कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि बेंडिंग होगी सिर्फ इस पार्ट में, ये वाले पार्ट के अंदर बेंडिंग होगी, और ये वाला पार्ट एकदम परफेक्टली स्ट्रेट रहेगा, सीधा। तो अगर आपको इसके एंड पर डिफ्लेक्शन चाहिए, टोटल डिफ्लेक्शन, ये डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो जाएगा इतने डेल्टा के बराबर, यानी यहाँ पर जितना डिफ्लेक्शन आ गया था मिड पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन था वो तो ये रहा, प्लस ये वाला डिफ्लेक्शन, और ये वाला जो डिफ्लेक्शन है लेट अस से दिस इज डेल्टा डैश, और इसको लिख देते हैं डेल्टा मिड पॉइंट का है तो डेल्टा M लिख देते हैं। तो हम कह सकते हैं डेल्टा यानी टोटल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू डेल्टा मिड प्लस डेल्टा डैश। नाउ क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से आप कह सकते हो कि ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया है। तो ये रहा ट्राइंगल, यहाँ पर जो थीटा आया इस बीम के इस तरह से बेंडिंग की वजह से, यहाँ पर जो थीटा आया इसको मान लेते थीटा मिड पॉइंट, ये हो गया थीटा मिड पॉइंट, और ये वाली लेंथ है L/2, तो ये वाली लेंथ है L/2। ये वाला डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, ये है डेल्टा डैश। तो इसको कई बार मैंने डिस्कस किया हुआ है कि डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू थीटा M इंटू L/2, थीटा M इंटू दिस लेंथ, ये हो जाएगा डेल्टा डैश। ठीक है, अब डेल्टा मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा मिड पॉइंट, यहाँ का जो डिफ्लेक्शन है ये कितना आएगा, दिस डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा इस L/2 वाली पार्ट की बेंडिंग की वजह से। तो वैसे तो होता है PL³/3EI, तो P की जगह W लिखेंगे, L की जगह L/2 लिखेंगे, तो WL/2³/3EI। ये तो हो गया मिड पॉइंट का डिफ्लेक्शन, प्लस डेल्टा डैश हो जाएगा थीटा मिड पॉइंट। तो थीटा जो मिड पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा PL²/2EI। L² की जगह हम लिखेंगे L/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ L/2 है, यहाँ से यहाँ तक इतने पार्ट की बेंडिंग हो रही है, तो और P की जगह W लिख देंगे, सो WL/2²/2EI। ये तो हो गया थीटा इनटू ये वाली लेंथ, ये लेंथ L/2। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा WL³ डिवाइडेड बाय 8×3=24EI, प्लस यहाँ पर हो जाएगा WL³/16EI। आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 5WL³/48EI। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है 16th क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 17, अ कैंटिलीवर बीम इज हैविंग यंग्स मॉडुलस E = 2 × 10⁵ N/mm²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, लेंथ
लेंथ दी है, तो कैंटिलीवर बीम है, यंग्स मॉडुलस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लेंथ दे दी। व्हाट इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच द बीम कैन कैरी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 5 mm एट द फ्री एंड। तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है। अब यूडीएल की वैल्यू नहीं दी कितना यूडीएल एक्ट कर रहा है, लेकिन ये बता दिया कि डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, यहाँ पर डिफ्लेक्शन 5 mm होना चाहिए। 5 mm डिफ्लेक्शन आने के लिए ये यूडीएल की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, ये होता है WL⁴ अपॉन ATI। यहाँ पर डिफ्लेक्शन तो पता है, लेकिन ये लोड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हम लोड के टर्म्स में लिख सकते हैं। लोड हो जाएगा डेल्टा 8EI अपॉन L⁴। डेल्टा क्वेश्चन में गिवन है 5 mm इंटू 8 इंटू ई है 2 इंटू 10⁵, आई गिवन है 8 इंटू 10⁷ डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितनी दी है 2500 mm, 2500 टू द पावर 4। अब अगर इसे हम कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा 16.384 न्यूटन पर mm, क्योंकि सारी की सारी यूनिट्स हमने न्यूटन और mm में रखी थी। न्यूटन पर mm को अगर हम किलो न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करें तो भी ये 16.384 किलो न्यूटन पर मीटर ही रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 18। अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज एक्टेड अपॉन बाय अ कंसंट्रेटेड लोड एट इट्स सेंटर। हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है इसके एकदम सेंटर पर। इट कॉजेज अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ 10 mm, तो बीच में सेंटर पे 10 mm डिफ्लेक्शन आ जाएगा। एंड स्लोप एट इट्स एंड्स ऑफ 0.002 रेडियन, तो एंड पर स्लोप आ जाएगा 0.002 रेडियन का। पूछा है बीम का स्पैन कितना होगा, तो हमें दो चीजों की वैल्यूज दे दी है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे दी और मिड पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू दे दी। थीटा अगर यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हो जाता है इसका PL² अपॉन 16EI, और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है उसकी वैल्यू हो जाती है PL³ अपॉन 48EI। ना इन दोनों की हेल्प से हमें स्पैन कैलकुलेट करना है, तो एक काम करते हैं, डेल्टा अपॉन थीटा कैलकुलेट करते हैं पहले। सो डेल्टा अपॉन थीटा जैसे ही करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा L/3, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, L/3 बचेगा। अब डेल्टा भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, L यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सो लेंथ आ जाएगा हमारे पास 3 डेल्टा बाय थीटा। सो 3 इंटू डेल्टा, डिफ्लेक्शन कितना दिया है 10 mm डिवाइडेड बाय थीटा 0.002, ये आ जाएगा 15,000 mm, यानी ये हो जाएगा 15 मीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड W at its free end. If width of the beam is doubled, the deflection at free end as compared to the either case एज कम्पेयर टू द अर्लियर केस विल बी। तो पूछा क्या गया है कि कैंटिलीवर बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब अगर इस कैंटिलीवर बीम की विड्थ डबल कर दी, विड्थ डबल करने के बाद इसका डिफ्लेक्शन पिछले केस से कंपैरिजन में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं, होता ही कितना है, ये होता है WL³ अपॉन 3EI। अब ये बताओ अगर विड्थ चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन पे कैसे चेंज आएगा। विड्थ चेंज करेंगे बीम की तो इस पॉइंट लोड जो W एक्ट कर रहा है इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, स्पैन में कोई चेंज नहीं आने वाला, मटेरियल के यंग्स मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा सिर्फ I में। आई क्या होता है BD³/12। तो अगर आपने विड्थ को डबल किया तो यानी आई भी डबल हो जाएगा, बिकॉज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो जब आई डबल हो जाएगा तो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, तो डेल्टा हो जाएगा हाफ। तो विड्थ को डबल करने से डिफ्लेक्शन हो जाएगा आधा। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 3 मीटर। तो कैंटिलीवर बीम है हमारे पास, इसका स्पैन 3 मीटर है, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 80 किलो न्यूटन पर मीटर का। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉइंट लोड दैट कैन बी अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन एट फ्री एंड। तो हम फ्री एंड पे ऊपर की डायरेक्शन में एक पॉइंट लोड P अप्लाई कर दें, और ऐसे पॉइंट लोड की वैल्यू पूछी गई है कितनी होगी, सच दैट रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन 0 हो जाना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट लोड P नहीं एक्ट कर रहा है, इन दैट केस ये बीम नीचे की डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, और जब हम पॉइंट लोड P लगा दें तो P की वैल्यू कितनी रखें कि ये वापस से अपनी जगह पर ही चला जाए। डिफ्लेक्शन, रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन 0 हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर इन दोनों को अकेला अकेला लगाएं तो क्या होगा। अगर
अकेला अकेला लगाएं तो पहले बीम के ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा था अकेला, अब बीम के ऊपर अकेला पॉइंट लोड लगा दिया ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये बीम को ऊपर की डायरेक्शन में उतना ही डिफ्लेक्ट कर देगा जितना ये यूडीएल कर रहा था। अगर यहाँ पर डेल्टा डिफ्लेक्शन हो रहा था तो पॉइंट लोड भी तो ऊपर की डायरेक्शन में डेल्टा ही डिफ्लेक्शन दे रहा होगा ना, तभी तो फाइनल डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। तो यानी इसकी वजह से जितना डिफ्लेक्शन आ रहा है इसकी वजह से भी उतना ही डिफ्लेक्शन आ रहा है, दोनों की वजह से जो डिफ्लेक्शन है उनको बराबर कर देते हैं। तो यूडीएल की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है ये होता है WL की पावर 4 अपॉन 8EI, ये आ जाएगा यूडीएल की वजह से डिफ्लेक्शन। और पॉइंट लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है ये आता है PL क्यूब अपॉन 3EI, पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन, दोनों डिफ्लेक्शन एक दूसरे के बराबर। तो यहां से अगर हमें P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, P आ जाएगा 3WL/8, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डब्ल्यू कितना था 80 किलो न्यूटन पर मीटर, इंटू लेंथ कितनी थी 3 मीटर, डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा 90 किलो न्यूटन। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, पहले यूडीएल एक्ट कर रहा था कैंटिलीवर बीम के ऊपर, उसकी वजह से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा था, कितना पॉइंट लोड पी लगा दें कि वापस से डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, तो पॉइंट लोड पी उतना लगाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से ऊपर की डायरेक्शन में भी उतना ही डिफ्लेक्शन आए जितना इस यूडीएल की वजह से आ रहा था। तो यहां से यूडीएल की वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उतना ही डिफ्लेक्शन पॉइंट लोड की वजह से आ रहा था, दोनों डिफ्लेक्शन को बराबर करने से हमें पी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI, पूरी बीम की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कांस्टेंट है EI, एंड लोडेड एज शोन इन द फिगर, द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड विल बी, तो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन डेल्टा बी पूछा गया है कि ये कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसका डिफ्लेक्टेड शेप बना लेते हैं। तो जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो होगा ऐसा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा सिर्फ इतने पार्ट में जहां तक पॉइंट लोड पी एक्ट कर रहा है, इसके आगे का पार्ट एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, तो टोटल डिफ्लेक्शन एट बी जो हो जाएगा डेल्टा बी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा सी, यहाँ पर डेल्टा सी है और यहाँ पर है थीटा सी, अलग कलर से बना देते हैं, यहाँ पर बीच में है ये थीटा सी। ठीक है, तो डेल्टा बी हमारे पास आ जाएगा डेल्टा सी प्लस थीटा सी इंटू दिस लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है L-A, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा PA क्यूब अपॉन 3EI प्लस थीटा सी कितना है PA स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू L-A। तो यहाँ पर PA स्क्वायर अपॉन EI कॉमन ले लेते हैं, PA स्क्वायर अपॉन EI कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा A/3 प्लस L/2 माइनस A/2। फर्दर अगर इसको सॉल्व करें ये हो जाएगा PA स्क्वायर अपॉन EI, A/3 माइनस A/2 हो जाएगा माइनस A/6, ये हो जाएगा L/2 माइनस A/6। अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3L माइनस A, और नीचे कॉमन में आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा PA स्क्वायर अपॉन 6EI, ब्रैकेट में बचा 3L माइनस A। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 22, अ पॉइंट लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन, हमारे पास एक पॉइंट लोड है 50 किलो न्यूटन का, एक्ट कर रहा है मिड स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम ली हमने, इसके मिड स्पैन पर पॉइंट लोड एक्ट करने लगा P, इसकी वैल्यू है 50 किलो न्यूटन। ठीक, इट प्रोड्यूसेस द सेम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द बीम एज कॉज्ड बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द होल स्पैन, द स्पैन ऑफ द बीम इज, तो बीम का स्पैन पता करना है। तो यानी पहले ऊपर वाले केस में पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 50 किलो न्यूटन मीटर का बीच में, और दूसरे वाले केस में यूडीएल एक्ट कर रहा है थ्रू आउट द बीम 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। दोनों बीम का स्पैन सेम है लेकिन स्पैन की वैल्यू नहीं गिवन, तो स्पैन इज L, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और पूछा है कि ये स्पैन कितना होना चाहिए ताकि दोनों केसेस में जो मिड पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आए वो सेम आए। तो कंडीशन क्वेश्चन पहले ही बता देता है कि यहाँ का जो डिफ्लेक्शन होगा और यहाँ का जो डिफ्लेक्शन होगा वो बराबर कर दो, दोनों के डिफ्लेक्शन को बराबर कर दो, उससे जो आंसर आ जाएगा मिल जाएगी वैल्यू। तो डिफ्लेक्शन इन फर्स्ट केस, पहले वाले केस में डिफ्लेक्शन कितना होता है PL क्यूब अपॉन 48EI, यूडीएल वाले केस में डिफ्लेक्शन मिड पॉइंट पर कितना होता है 5WL की पावर 4 अपॉन 384EI, यहाँ पर EI से EI कैंसिल हो गया, L क्यूब से L क्यूब कैंसिल हो गया, बचा एक L, P हमें गिवन है, W हमें गिवन है, यहाँ से ये जो बचा हुआ L है ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास L आ जाएगा P इंटू 384 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 5 इंटू W। P की वैल्यू है 50 किलो न्यूटन, सो 50 इंटू 384 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 5 इंटू W की वैल्यू है 20 किलो न्यूटन, 5 5 ये 10
ये 10 का एक जीरो गया, ये 2 का एक जीरो गया, 384 डिवाइडेड बाय 96, ये आ जाएगा 4 मीटर। तो L विल बी इक्वल टू 4 मीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्रोब्ड कैंटिलीवर ऑफ स्पैन L फिक्स्ड एट A। तो प्रोब्ड कैंटिलीवर दी हुई है, ये यहाँ पर इस एंड A पर फिक्स्ड है और यहाँ पर एंड B पर ये सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड एट B। इट इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड W एट दी सेंटर। तो एकदम मिड पॉइंट पर कंसंट्रेटेड लोड W एक्ट कर रहा है। यहाँ पर पूछा है रिएक्शन एट B, तो रिएक्शन एट B मान लेते हैं RB। नाउ क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पर सपोर्ट सिंपल है, सिंपल सपोर्ट है, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर या नीचे तो नहीं जाएगा, इसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन इज जीरो और इस कंडीशन को यूज करके हम RB कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो है। अब इस बीम को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहला पार्ट तो ये कि यहाँ पर मिड पॉइंट पर कंसंट्रेटेड लोड W एक्ट हो रहा है और दूसरा पार्ट ये कि एंड पॉइंट पर सपोर्ट रिएक्शन RB एक्ट हो रहा है। अगर आप पहले वाले पार्ट का डिफ्लेक्टेड शेप देखोगे तो डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से आएगा। इस बीम की बेंडिंग सिर्फ इतने पार्ट में हो रही है, ओनली बेंडिंग इन दिस पार्ट, और ये वाला पार्ट एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेट अस से दिस इज डेल्टा 1। और सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे तो सेकंड पार्ट में पूरी की पूरी बीम की बेंडिंग हो रही है इस तरह से, और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है लेट अस से डेल्टा 2। अब पहले एक केस डिस्कस किया था, उसमें भी ऐसा था कि इसकी यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो रहे। इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जीरो रहने के लिए क्या करना पड़ेगा कि W की वजह से जो टोटल डिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पर और इस RB की वजह से जो टोटल डिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो W ने नीचे की तरफ जितना डिफ्लेक्ट किया, RB ने ऊपर की तरफ जितना डिफ्लेक्ट किया, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तभी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा 2। डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर इसको अगेन दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हो गया मिड पॉइंट का डेल्टा, डेल्टा M, और ये वाला पार्ट हो जाएगा थीटा M इंटू L/2, ये वाली लेंथ L/2। सो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट का डिफ्लेक्शन डेल्टा M प्लस थीटा M इंटू L/2, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा 2 यहाँ पर। नाउ डेल्टा M मिड पॉइंट पर डिफ्लेक्शन यहाँ पर किस लोड की वजह से आएगा, कितने स्पैन में बेंडिंग होने की वजह से आएगा, L/2 स्पैन में बेंडिंग होने की वजह से आएगा। इसका फॉर्मूला होता है PL³/3EI। सो डेल्टा M हो जाएगा, P की जगह हमें रखना है W इंटू L³, L की जगह रखना है L/2, सो L/2³/3EI। ये तो हो गया मिड पॉइंट का डिफ्लेक्शन प्लस थीटा M। थीटा M हो जाता है PL²/2EI। P की जगह हमें रखना है W और L की जगह रखना है L/2²/2EI इंटू दिस लेंथ, क्योंकि ये ट्राइंगल है और ये वाला पार्ट के लिए हमें थीटा बी इंटू दिस लेंथ करना पड़ेगा। सो थीटा बी तो लिख लिया है, दिस लेंथ इज L/2। नाउ दिस इज इक्वल टू डेल्टा 2। डेल्टा 2 ये वाले केस के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा इस पॉइंट लोड RB की वजह से, और ये हो जाएगा RB L³/3EI। फॉर्मूला तो वही लगेगा PL³/3EI, P की जगह RB लगा देंगे। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे RB की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा WL³/24EI प्लस WL³/16EI, दैट विल बी इक्वल टू RB L³/3EI। ये हो जाएगा 5WL³/48EI, दैट विल बी इक्वल टू RB L³/3EI। L³ से L³ कैंसिल आउट, EI से EI कैंसिल आउट, यहाँ से RB की वैल्यू आ जाएगी 5W/16। अच्छा, इतनी मेहनत करने से बचना है ना एग्जाम में, तो ये वाला रिजल्ट भी आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद कर लो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे एक तरीका तो ये है पूछने का कि कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के ऊपर मिड पॉइंट पे मान लो P पॉइंट लग रहा है और एकदम एंड पे Q पॉइंट लग रहा है, तो P और Q का रेशियो कितना होना चाहिए सच दैट यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो, इस तरह से पूछ लिया। या और भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने से अच्छा है आप इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद कर लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन 24, अ प्रोब्ड कैंटिलीवर इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 16 किलो न्यूटन एट द सेंटर ऑफ द स्पैन। तो हमारे पास एक प्रोब्ड कैंटिलीवर है, यहाँ पर सपोर्ट है और मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ द स्पैन पर एक लोड एक्ट कर रहा है 16 किलो न्यूटन का। लेंथ ऑफ द बीम इज 4 मीटर। द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI गिवन है। रिएक्शंस एट द फिक्स्ड एंड सिंपली सपोर्टेड एंड आर। तो देखो अभी अभी आपने देखा था ना कि जब यहाँ पर लोड W एक्ट कर रहा होगा तो यहाँ पर रिएक्शन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5W/16। तो 5W/16 का मतलब 16 था W, तो 5 इंटू 16/16 हो जाएगा, यानी यहाँ पर रिएक्शन आ जाएगी 5 किलो न्यूटन। तो अगर आपको रिजल्ट याद है ये वाला,
वाला। इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन तो आप इसको आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर तो आ गया रिएक्शन 5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर का रिएक्शन कैसे आएगा, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ पर रिएक्शन है, मान लो रिएक्शन है। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट से कोई मतलब नहीं है, अभी हमें बेंडिंग मोमेंट पूछा ही नहीं है, बस रिएक्शन पूछा है। तो ये था आर ए, ये था आर, एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल लोड 16 किलो न्यूटन। तो आर तो हमने कैलकुलेट कर लिया है 5 किलो न्यूटन, आर ए आ जाएगा 11 किलो न्यूटन। तो फिक्स्ड एंड पर रिएक्शन कितना है, 11 किलो न्यूटन। सिंपली सपोर्टेड एंड पर रिएक्शन कितना है, 5 किलो न्यूटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 11 किलो न्यूटन एट फिक्स्ड एंड एंड 5 किलो न्यूटन एट सिंपली सपोर्टेड एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 25। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ ऑन होल स्पैन। तो सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है और इसके ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ का। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ईआई गिवन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इज गिवन बाय। तो बीम का जो मिड पॉइंट पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा ये कितना होगा, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू 5 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 384 EI। सो करेक्ट आंसर इज बी। अरे ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 26। तो इस वाले चैप्टर के देख रहे हो आप, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, दिमाग चलाने वाले क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आपको जरूरी है प्रैक्टिस करो। कई बार प्रैक्टिस कर लोगे, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे आसानी से बनने लगेंगे ये सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होने चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद हैं और आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखी है 5-6 बार कम से कम, तो फिर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड कैंटिलीवर बीम इज 15 mm। तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, यूनिफॉर्मली लोडेड है, यूडीएल एक्ट कर रहा है, फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन कितना दिया है 15 mm, एंड स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन कर्व एट फ्री एंड, यहाँ पर स्लोप कितना दिया है 0.02 रेडियन। देन लेंथ ऑफ द बीम इज। तो देखो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है WL की पावर 4 अपॉन 8EI इस केस के लिए, और स्लोप का फॉर्मूला होता है WL क्यूब अपॉन 6EI। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले पता है हमें और स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ से हम L कैलकुलेट कर लेंगे। एक काम करते हैं, पहले की ही तरह हम डेल्टा अपॉन थीटा कैलकुलेट करते हैं पहले। तो जो भी अननेसेसरी टर्म्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो L क्यूब कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा L, EI कैंसिल आउट हो गया, W कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा L/8 ऊपर और नीचे बचा 1/6। तो ये हो जाएगा 3L/4। सो डेल्टा बाय थीटा आ गया 3L/4। यहाँ से अगर हम स्पैन कैलकुलेट करेंगे तो L विल बी इक्वल टू 4 डेल्टा बाय 3 थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा, डिफ्लेक्शन इज 15 mm डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.02 रेडियन। कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा 1000 mm, ये mm में था तो mm में आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर हो गया करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीक डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। पहले सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं, इसका पीक डिफ्लेक्शन का रेशियो पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, टू करस्पॉन्डिंग कैंटिलीवर बीम विद सेम पैरामीटर्स। तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, उसके भी सेम पैरामीटर्स हैं, यानी सारी चीजें सेम है। लोडिंग कैसी दी है, लोडिंग इज गिवन एज यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग। तो सेम पैरामीटर्स का मतलब क्या हो गया कि लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, यानी ईआई भी सेम है, सब कुछ सेम है, लोडिंग भी सेम है। बस यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है। कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों का डिफ्लेक्शन का रेशियो पूछा है। मान लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन है डेल्टा 1, कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन है डेल्टा 2, इन दोनों का रेशियो। सो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5WL की पावर 4 अपॉन 384 EI, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हो गया। कैंटिलीवर बीम के लिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी WL की पावर 4 अपॉन 8EI, ये कैंटिलीवर बीम के लिए हो गया। इन दोनों का रेशियो, सो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 अगर हम कैलकुलेट करें तो WL की पावर 4 और WL की पावर 4 तो गए, EI और EI गए, 5/384 डिवाइडेड बाय 1/8, यानी 8 ऊपर इंटू हो जाएगा, तो 5 8 40, 40 डिवाइडेड बाय 384 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9.6, 1/9.6 आंसर आ रहा है। तो क्लोजेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 28। इफ द डेप्थ ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग एन आइसोलेटेड लोड एट इट्स सेंटर। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, आइसोलेटेड लोड का मतलब भी पॉइंट लोड हो गया, एक सिंगल पॉइंट लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा है, यानी मिड पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, इस डबल्ड यानी डेप्थ
डबल कर दी है तो डिफ्लेक्शन एट द सेंटर विल बी चेंज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ। तो देखो डेल्टा क्या होता है, पी एल क्यूब अपॉन 48 EI हो जाएगा। अगर आप डेप्थ को डबल करते हो, बाकी सारी चीजें सेम है, तो पी भी सेम है, एल भी सेम है, ई भी सेम है, डेप्थ को डबल करने से आई चेंज हो जाएगा। आई कितना चेंज हो जाएगा, देखो आई होता है बी डी क्यूब बाय 12। जब आपने डेप्थ को डबल किया यानी आई को आपने बढ़ा दिया 8 टाइम्स, आई इंक्रीज हो गया 8 टाइम्स। अगर आई इंक्रीज हो गया 8 टाइम्स तो डेल्टा आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 1/8 टाइम्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी सी, 1/8 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 29। अ कैंटिलीवर बीम 3 मीटर लॉन्ग कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर लेंथ। तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, 3 मीटर लॉन्ग है, दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैरी कर रही है ओवर द एंटायर लेंथ। स्लोप एट फ्री एंड, तो थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है, थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI। डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड पूछा है, डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 EI। तो चलो देखो, बाकी की जो इररिलेवेंट चीजें हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएं, इसके लिए हम एक काम करते हैं, डेल्टा अपॉन थीटा कर देते हैं। डेल्टा अपॉन थीटा करेंगे तो डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, EI कैंसिल आउट हो जाएगा और एल क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा L/8 और नीचे बचेगा 1/6। सो L/8 डिवाइडेड बाय 1/6 बचेगा, ये हो जाएगा 3L/4। अब यहाँ से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना कितना आसान हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 3L/4 इंटू थीटा। थीटा 1 डिग्री दिया हुआ है, सो लेंथ दी है 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3000 mm में अगर कैलकुलेट करें तो, और ये 4 तो है ही। थीटा क्या हो जाएगा, पाई/180 डिग्री। 1 डिग्री था, 1 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39.27 mm। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। अ फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम रोटेट्स बाय 0.001 रेडियन। तो कैंटिलीवर बीम है हमारे पास, फ्री एंड इतना रोटेट कर रहा है अंडर अ पॉइंट लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन। अच्छा, ये रोटेट किया पॉइंट लोड के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। देन डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ड्यू टू मोमेंट ऑफ 100 किलोन्यूटन मीटर। तो अगर सेम कैंटिलीवर बीम रखें और इसके एंड पर हम मोमेंट लगा दें 100 किलोन्यूटन मीटर का, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, तो पहले केस में जो रोटेशन हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा PL² अपॉन 2 EI, और इस दूसरे केस में जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ML² अपॉन 2 EI। अब इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करो तो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है L² अपॉन 2 EI और L² अपॉन 2 EI तो दोनों में ही कॉमन आ गया है ना। थीटा की वैल्यू गिवन है, यहाँ से हमें डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फिर से थीटा डेल्टा अपॉन थीटा कर देते हैं, ये हो जाएगा M/P। बाकी आपका L² अपॉन 2 EI और L² अपॉन 2 EI तो कैंसिल आउट हो गया, तो डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, M थीटा बाय P। M की वैल्यू है 100 किलोन्यूटन मीटर, थीटा की वैल्यू है 0.001 रेडियन, डिवाइडेड बाय लोड की वैल्यू है 10 किलोन्यूटन। ये आ जाएगा आंसर 0.01 मीटर्स में, क्योंकि ये किलोन्यूटन मीटर में था। अगर ये मीटर में आया है आंसर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये 10 mm। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 10 mm।